स्वागत है दोस्तों, ट्रिक्स का अड्डा में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। मैं रतन कुमार प्रेम आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ट्रिक्स का अड्डा में स्वागत करता हूं। लॉकडाउन का अभी समय अभी चल रहा है, आप सभी को पता है। और लॉकडाउन में हम लोग बिहार के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और बिहार के बारे में एक वीडियो अपलोड कर दिए थे जिसमें आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पांस आया। उसके बाद मैं बिहार का दूसरा वीडियो आज लेकर आया हूं, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि हम लोग इस टॉपिक में बिहार की नदियां के बारे में पढ़ेंगे। यानी जितने भी बिहार की जो नदी हैं वो सभी नदी इस टॉपिक में आपको बताया जाएगा, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का सभी नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, बिहार की नदी के बारे में हम देखने से पहले हम लोग चर्चा पिछले वीडियो में कर लिए थे कि बिहार को हम लोग मैप पर अगर देखा जाए तो अगर बिहार को देखा जाए तो कहाँ है, तो आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया कि भारत के नक्शा में बिहार कहाँ पे है। तो आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, समझे। अब देखिए कि बिहार के बारे में हम बताए थे कि चारों तरफ बता दिए थे कि कौन कौन सा देश या राज्य आता है, वो सभी को बता दिए थे। ये देखिए कि उत्तर की ओर पड़ता है। अब नक्शा कभी कभी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है देखने में, या किन्हीं को नहीं भी देखने आता होगा, समझिए। तो इधर क्या होता है, तो उत्तर दिशा होता है। यानी नक्शा जब हम लेते हैं, भारत का नक्शा जब लेते हैं या विश्व का नक्शा लेते हैं, तो जो ऊपर की ओर जो रहता है उसको हम लोग उत्तर के नाम से जानते हैं, नीचे की ओर जो रहता है उसको दक्षिण, इधर जो हमारे दाईं ओर रहता है इसको हम लोग पूर्व के नाम से जानते हैं, और इधर जो रहता है इसको हम लोग पश्चिम के नाम से जानते हैं, समझे। तो इसी तरीके से हम लोग नक्शा को देख सकते हैं, समझे। पहला पॉइंट तो ये हुआ। अब हम लोग नदी के बारे में देखते हैं कि नदी कौन कौन सी नदी है और कैसे कैसे उसका विस्तार हुआ है। तो इस तरीक़ा से हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो बिहार में सबसे पहले अगर नदी की अगर बात किया जाए तो बिहार में नदी जो है दो प्रकार के है। नदी कितना प्रकार के है, दो प्रकार के है। तो बिहार में कौन कौन सी जो नदी का जो प्रकार है वो कौन कौन सी है, तो हिमालयन नदी है और प्रायद्वीपीय नदी, जिसको पठारी नदी के भी नाम से जानते हैं। अगर क्वेश्चन किया जाए कि बिहार में जो नदी जो बहती है वो कितने प्रकार की नदी बहती है, तो दो प्रकार की नदी बहती है। एक तो प्रायद्वीपीय नदी हुआ और एक हुआ हिमालयन नदी। उसको हम लोग समझते हैं प्रायद्वीपीय और हिमालयन क्या है। तो हिमालयन नदी वैसी नदी है जो हिमालय से होकर के बहती है, यानी उसका उद्गम स्थल जो है वो हिमालय पर्वत है, समझे। यानी हिमालयन नदी है जिसका जो उद्गम स्थल है वो क्या है, तो हिमालय पर्वत है। बाकी दूसरा बचा आपको प्रायद्वीपीय नदी या पठारी नदी। तो ये सब क्या है, ये सब पठार से होकर के निकलता है, ये सब नदियाँ, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे चर्चा होती है हिमालयन नदी का और प्रायद्वीपीय नदी का। तो उत्तर भारत में जितने भी जो नदियाँ हैं वो कैसी नदी है, तो हिमालयन नदी है, ध्यान दीजिएगा, हिमालयन नदी है। दक्षिण भारत में जितने भी जो नदी है वो पठारी नदी है या प्रायद्वीपीय नदी है, पठारी नदी है या प्रायद्वीपीय नदी है, ध्यान दीजिएगा। और जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विभाजित करने वाली जो नदी है वो कौन सी नदी है, तो वो गंगा नदी है, ध्यान दीजिएगा, वो गंगा नदी है। अगर क्वेश्चन किया है कि कौन सी ऐसी नदी है जो बिहार को दो भागों में बांटती है, तो वो नदी कौन सी है, गंगा नदी है। गंगा नदी का अगर चर्चा किया जाए तो आप लोग को पता होगा कि ये 2525 किलोमीटर इसका विस्तार है। पूरे भारत भर में अगर देखा जाए तो 2525 किलोमीटर इसका विस्तार है। अब अगर चर्चा किया जाए कि बिहार में कितना प्रस्तुत करता है, तो बिहार में 425 किलोमीटर गंगा नदी बहती है, ध्यान दीजिएगा। 425 किलोमीटर बिहार में गंगा नदी का विस्तार है। लेकिन अगर चर्चा भारत में किया जाए तो कितना है, 2525 किलोमीटर। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन किया जाए कि कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो गंगा नदी। अब देखिए कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को हम लोग जो जानते हैं, दक्षिण बिहार को और उत्तर बिहार को हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। तो उत्तर बिहार को हम लोग बाढ़ के नाम से जानते हैं, यानी बाढ़ग्रस्त के नाम से इसको जानते हैं। यानी अगर चर्चा किया जाए कि उत्तर बिहार जो होता है उसको हम लोग कैसे जानते हैं, तो बाढ़ग्रस्त के नाम से जानते हैं, जो अधिक बाढ़ से प्रभावित होता है। तो दक्षिण भारत जो होता है वो क्या होता है, तो ये सुखाड़ प्रभावित होता है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, तो ये सुखाड़ प्रभावित होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसा होता है क्यों, समझे। माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि ऐसा होता है क्यों, क्योंकि नदी तो दक्षिण बिहार में भी है और उत्तर बिहार में भी है, लेकिन उत्तर बिहार में बाढ़ आने का रीजन क्या है, तो बाढ़ आने का जो रीजन है वो देखिए, क्योंकि उत्तर बिहार में हम लोग अभी पढ़े कि हिमालयन नदी है।
हिमालय नदी यानी इसमें सालों भर पानी रहता है, बरस भर पानी रहता है, समझिए, बरस भर पानी रहता है। लेकिन जब बारिश होती है तो एक तो हिमालयन नदी है, सालों भर पानी इसमें ऑलरेडी है, लेकिन जब ऊपर से और पानी गिरा तब क्या होगा, पानी बढ़ेगा नदी में, और पानी जब बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, ऊपर से जाएगा या पानी अपना रास्ता बदल लेगी, समझे। यानी अधिक पानी होगा तब क्या होगा, अधिक क्षेत्रों में विभाजित हो जाएगा। इस वजह से जो उत्तर भारत होता है जो बाढ़ के लिए प्रभावित होता है। तो अब हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखते हैं कि और सभी जो जितना भी जो नदी है उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सी नदी और भी बिहार में नदियां बहती है, उद्गम स्थल कहाँ है और कहाँ पे उसका पानी गंगा नदी में गिराता है। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे सभी नदियां, जितना भी जो बिहार की जो नदी है सभी नदी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आइए देखते हैं। यानी सबसे पहले अगर चर्चा किया जाए, सबसे पहले अगर चर्चा किया जाए, हम लोग चलेंगे पश्चिम से, चलेंगे धीरे धीरे पूरब की ओर बढ़ करके सभी नदी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। और मैं यकीन दिलाता हूं आप सभी को कि ये वीडियो आप पूरा अगर देख लीजिएगा तो आपको आज के बाद समस्या नहीं होगा। नदी संबंधी जितने भी जो क्वेश्चन आएगी बिहार के नदी में आज के बाद आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो बीच में से आप लोग छोड़ करके नहीं जाइएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सरयू नदी की बात करते हैं। सरयू नदी सबसे यानी बिहार की जो सबसे पूर्व में आकर के जो नदी मिलती है वो कौन सी नदी है, तो सरयू नदी है। सरयू नदी का उद्गम स्थल अगर चर्चा किया जाएगा कि कहाँ में है, तो ये नम्पा श्रेणी से निकलती है, यानी हिमालय से ये भी नदी निकलती है और निकल करके यानी बिहार में प्रवेश करती है। और जब सरयू नदी जब बिहार में प्रवेश करती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है, घाघरा नदी में ये परिवर्तित हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यानी सरयू नदी और घाघरा नदी दोनों नदी एक ही है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जब सरयू नदी यूपी में इसको हम लोग सरयू के नाम से जानते हैं और बिहार में जब प्रवेश करती है तो इसको हम लोग घाघरा के नाम से जानते हैं। और यह गंगा नदी में कहाँ में मिलता है, तो ध्यान दीजिएगा, यह छपरा में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी, सरयू नदी छपरा में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा। दूसरा नदी एक और ध्यान दीजिएगा, कौन सी, गंडक नदी है। ध्यान दीजिएगा, गंडक नदी, गंडक नदी का अगर चर्चा किया जाए कि कहाँ से निकलती है, तो ये मध्य हिमालय नेपाल से निकलती है। ध्यान दीजिएगा, गंडक नदी कहाँ से निकलती है, तो मध्य हिमालय नेपाल से यह नदी निकलती है। ध्यान दीजिएगा। और इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको शालिग्राम के भी नाम से जाना जाता है, या इसको जो मैदानी क्षेत्र है उसमें नारायणी के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों नदी बहुत बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया है इस टॉपिक से, यानी किस नदी को शालिग्राम या नारायणी नदी के नाम से जानते हैं, तो कौन सी नदी है, गंडक नदी है। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन अगर किया जाए कि जो नेपाल में किस नदी को शालिग्राम के नाम से जाना जाता है या शालिग्राम किस नदी का नाम है, तो ध्यान दीजिएगा किसका, गंडक का है। क्वेश्चन किया जाता है कि जो मैदानी जो क्षेत्र है उसमें नारायणी नदी के नाम से किसको जाना जाता है, तो भी गंडक को ही जाना जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, समझे। यानी नारायणी और शालिग्राम जो नाम है वो किसका, तो गंडक का है। अब गंडक का नदी निकलती है कहाँ से, तो ध्यान दे लीजिए, यानी मध्य हिमालय नेपाल से ये भी निकल करके आती है। अब ध्यान दीजिए मिलता है कहाँ, तो ध्यान दीजिएगा यह पहलेजा घाट नामक स्थान पर आकर के गंगा नदी में मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा कहाँ मिलता है, पहलेजा घाट के पास आकर के मिल जाता है। कौन सी नदी है, गंडक नदी। चलिएगा, अगला नदी को हम लोग देखते हैं, बूढ़ी गंडक। समझिए, एक गंडक नदी अलग है और बूढ़ी गंडक नदी अलग है। ध्यान दीजिएगा, बूढ़ी गंडक नदी है जो कहाँ से निकलती है, तो ये सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, सोमेश्वर की पहाड़ी से। और सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो पश्चिमी चंपारण में है। ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। आप सभी को पता है, ये बिहार में ही पहाड़ी स्थित है, आप सभी को पता होगा, समझिए। तो ये सोमेश्वर की पहाड़ी से जो नदी निकलती है वो कौन सी नदी है, बूढ़ी गंडक नदी है। ध्यान दीजिएगा। अब बूढ़ी गंडक की एक सहायक नदी है जो बागमती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा लोगों के द्वारा ये बात बताया गया कि जो बागमती है वो कोसी की सहायक नदी है, लेकिन आप बिहार के मैप में जाकर के आप देख सकते हैं इस बात को कि बागमती जो है बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। ध्यान दीजिएगा। और यह पानी कहाँ में गंगा नदी में गिराती है, तो यह खगड़िया नामक स्थान पे गंगा नदी में अपना पानी गिराती है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे गिराती है, खगड़िया में गिराती है। लेकिन बहुत सारे लोगों के द्वारा इस बात को बताया गया है कि यह मुंगेर में अपना यानी मुंगेर में आकर के गंगा नदी में मिलता है, जो कि मेरे अनुसार यह बिल्कुल गलत है। क्यों ऐसा गलत है, क्योंकि गंगा नदी के इस तरफ यानी उत्तर बिहार नहीं बल्कि दक्षिण बिहार में मुंगेर पड़ता है। आप जाकर के बिहार के मैप में आप देख सकते हैं, बिल्कुल गूगल पे आपको उपलब्ध है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कि जब
मुंगेर जब दक्षिण बिहार में पड़ता है तो उत्तर बिहार की नदी आकर के कैसे मिलता है, इस बात को आप भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, समझे। तो ये कहाँ में मिलता है, आकर के खगड़िया में मिलता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी जो बूढ़ी गंडक नदी है वो कहाँ आकर के मिलता है, खगड़िया में। और इसकी सहायक नदी कौन सी नदी है, तो बागमती नदी है, ध्यान दीजिएगा। फिर नदी आई कोसी नदी, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट नदी है कोसी नदी। कोसी को हम लोग ध्यान देते हैं, यानी कोसी बिहार की शोक के नाम से इसको जाना जाता है, सौरो और बिहार के नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी के भी नाम से कोसी को जाना जाता है, आप सभी को पता है, ध्यान दीजिएगा। अब कोसी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है, तो सप्तकौशिकी एक स्थान है, कहाँ में, तो नेपाल में है। नेपाल में एक सप्तकौशिकी नाम का एक स्थान है, वहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो कोसी नदी निकलती है, ध्यान दीजिएगा। अब कोसी नदी अपना पानी कहाँ में गिराता है, यानी गंगा नदी में कहाँ आकर के मिलता है, तो आप ध्यान रखिएगा, कुरुसेला एक स्थान है, ध्यान दीजिएगा। कुरुसेला एक स्थान है जो कहाँ में पड़ता है, कटिहार में पड़ता है, और कटिहार में आकर के गंगा नदी में मिलता है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा यह बात बताया गया कि यह पूर्णिया में मिलता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप जाकर के मैप में भी इसको देख सकते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि कहाँ में मिलता है, तो यह कटिहार में मिलता है, पूर्णिया में नहीं मिलता है। इस बात को आप जाकर के देख सकते हैं मैप में, समझे। तो कोसी नदी कहाँ में आकर के मिलती है, कुरुसेला खास स्थान है, और कटिहार में आकर के मिलता है, ध्यान दीजिएगा। कहाँ मिलता है, कटिहार में मिलता है। और भी एक घुघरी नदी है और कमला है, जो किसकी सहायक नदी है, तो कोसी की ही सहायक नदी है, ध्यान दीजिएगा। अब अगर चर्चा किया जाए कि बिहार की सबसे जो पूरब में कौन सी नदी है, तो महानंदा नदी है। सबसे पश्चिम में कौन सी नदी है, तो ध्यान दीजिए, नम्पा श्रेणी से निकलती है सरयू नदी। और सबसे जो पूरब में नदी है वो कौन सी नदी है, तो महानंदा नदी है। महानंदा जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थान है, दार्जिलिंग से निकलता है, जो कि चाय के लिए जो सबसे अच्छा किस्म का जो चाय जो उपजाऊ होता है, यानी उपजता है, वो कहाँ, तो दार्जिलिंग में ही उपजता है, सभी को पता है, समझे। अब यह नदी निकलता है कहाँ से, तो दार्जिलिंग से। जो महानंदा नदी है वो कहाँ से निकलता है, दार्जिलिंग से। यह भी आकर के कहाँ में, गंगा नदी में मिल जाता है, तो यह भी कटिहार में आकर के मिल जाता है। कहाँ मिलता है, तो कटिहार में आकर के महानंदा नदी भी मिल जाता है, समझे। तो हम लोग उत्तर बिहार की जितना भी जो नदी था उसको हम लोग देख लिए। अब दक्षिण बिहार की नदी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो देखिए, सबसे यानी जो पश्चिम में जो नदी मिलती है, यानी दक्षिण बिहार में जो मिलती है, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण बिहार में, यानी जो दक्षिण बिहार की जो नदी जो मिलती है, यानी पश्चिम की ओर जो सबसे, तो ध्यान दीजिएगा कौन सी नदी है, तो एक कर्मनासा नदी सबसे पहले आकर के मिलती है। कौन सी नदी है, कर्मनासा, ध्यान दीजिएगा। कर्मनासा नदी निकलती है कहाँ से, तो ध्यान दीजिएगा, यह विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है, और विंध्याचल की पहाड़ी उत्तर प्रदेश में है, तो ध्यान दीजिएगा। यानी यह उत्तर प्रदेश से निकल करके यह आकर के गंगा नदी में कहाँ मिलता है, तो यह चौसा नामक स्थान पे गंगा नदी में आकर के मिल जाता है। चौसा की लड़ाई आप लोग सुने होंगे, यानी कहाँ पे, तो यानी बक्सर के पास में आकर के, यानी चौसा में आकर के मिल जाता है गंगा नदी में। कौन सी नदी, कर्मनासा नदी। अब कर्मनासा नदी को कहा जाता है कि इसमें स्नान करने से कर्म का नाश हो जाता है, और भी बहुत सारे इसके पीछे कहानी है, समझे। तो इसके यानी इसमें अगर नहाने से क्या होता है, तो कर्म का नाश हो जाता है। यह दूषित नदी है, यानी यह अशुद्ध नदी इसको माना जाता है, समझे। तो यह कर्मनासा नदी कहाँ से निकलती है, विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, और कहाँ में पानी गिराती है, चौसा में गिराती है। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम लोग का बनता है कि कौन कौन सी ऐसी जो नदी है जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा बनाती है। क्वेश्चन आ सकता है कि कितना ऐसा नदी है जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा बनाती है, तो कितना नदी है, 4 नदी है। अब हम लोग देखेंगे चारों नदी कौन कौन सी नदी है जो सीमा बनाती है। तो सबसे पहले देखिए ये यहाँ पे, यानी क्योंकि इधर में क्या है, यानी अगर क्वेश्चन अगर क्या है कि बिहार के पश्चिम में कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश हम लोग देखे थे लास्ट वीडियो में, समझिए। तो उत्तर प्रदेश आ रहा है, तो उत्तर प्रदेश का जो सीमा है इस तरीके से है, इधर उत्तर प्रदेश है। तो देखिए कौन कौन सी नदी मिलती है, एक नदी यहाँ हुई, ये नदी यहाँ पे सीमा बनाई है, यानी गंडक नदी, एक नदी हुआ गंडक नदी। उसके बाद देखिए सरयू नदी भी कुछ क्षेत्र में सीमा बनाएगी, तो सरयू नदी हो गया। तीसरा नदी कौन सी है, गंगा नदी भी, देखिए गंगा नदी भी तो आ रही है इधर से, तो ये भी सीमा बनाएगी, यानी 3 नदी। और चौथी नदी कौन सी हुई, तो कर्मनासा, ध्यान दीजिए। यानी अगर क्वेश्चन अगर क्या है कि कौन कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा बनाती है, तो कितना नदी है, 4 नदी। कौन कौन सी नदी, गंडक, उसके बाद सरयू जिसको घाघरा के नाम से जानते हैं, उसके बाद गंगा नदी, और उसके बाद कर्मनासा नदी। ये 4 नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा बनाती है, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब दक्षिण बिहार की जो नदी है वो कौन सी नदी, सोन नदी आती है। अब सोन नदी का आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है,
ध्यान दीजिएगा। अमरकंटक से निकल करके आकर के यह दानापुर के पास में आकर के पटना में मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा। अब अमरकंटक की बात आई है तो अमरकंटक से और भी नदी निकलती है। आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे नर्मदा नदी भी है जो निकलती है यहाँ से, और यह मध्य प्रदेश में पड़ता है और छत्तीसगढ़ के पास में भी पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ और एमपी का जो बॉर्डर है वहीं पे पड़ता है, इस वजह से कहीं कहीं छत्तीसगढ़ भी देता है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। एमपी ज़्यादातर देता है, इस वजह से मैंने एमपी लिख दिया है, समझिए। तो यहाँ पे जो सोन नदी है वो कहाँ में आकर के मिलती है, तो दानापुर के पास में आकर के किस में मिल जाती है, तो गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी, तो सोन नदी, समझिए। अगला नदी की ओर हम लोग बढ़ते हैं, पुनपुन नदी का बात आती है। पुनपुन नदी, अब पुनपुन नदी के बारे में भी बहुत सारे लोगों का कहना है, यानी बहुत सारे लोग बता दिए हैं कि ये भी आती है एमपी से ही, लेकिन एमपी से नहीं आता है, ये बिल्कुल गलत है। यह छोटा नागपुर के पठार से निकल करके आती है। आप जा करके इसको सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि कहाँ से निकलती है, तो ये मध्य प्रदेश से नहीं बल्कि छोटा नागपुर पठार जो झारखंड में पड़ता है वहीं से नदी निकलती है। कौन कौन सी नदी, तो पुनपुन नदी। और पुनपुन नदी आकर के पटना में कहाँ मिलती है, तो फतुहा के पास एक फतुहा स्थान है पटना में, पहले स्कूटर का कारखाना हुआ करता था वहाँ पे, समझे। तो फतुहा में आकर के मिल जाती है कौन सी नदी, तो पुनपुन नदी। अब पुनपुन की जो पुनपुन में और भी नदी मिल जाती है, एक आप लोग नाम सुनोगे जमुना नदी का नाम, एक दर्धा नदी, समझिए। एक जमुना, एक दर्धा नदी, जो जहानाबाद में आकर के दोनों संगम बनाती है। जहानाबाद में आकर के क्या संगम बनाती है, समझिए। और यह नदी जा करके पुनपुन में मिल जाती है। पुनपुन में डुमरी हॉल्ट के पास एक डुमरी हॉल्ट है, समझिए। पुनपुन के पास में पुनपुन एक जगह भी है, उसी के आसपास में एक डुमरी हॉल्ट है, समझिए। होल्ट भी है, वहीं पे आकर के क्या कौन सी नदी, यानी दर्धा और जमुना जहानाबाद में मिलती है, इसकी संयुक्त धारा जाकर के डुमरी में जाकर के मिल जाती है। कहाँ में, तो पुनपुन नदी में, समझिए। और उसके बाद पुनपुन नदी फतुहा में अपना पानी पूरा ले जाकर के गंगा नदी में गिराती है। ध्यान दीजिएगा। अगला जो नदी है वो कौन सी नदी है, तो फल्गु नदी है। ध्यान दीजिएगा, फल्गु नदी के बारे में और भी बहुत सारे स्टोरी है, तो हम लोग स्टोरी को भी देखेंगे। बहुत मज़ा आएगा वो स्टोरी सुनने में, क्योंकि पिंडदान जो होता है वो फल्गु नदी के तट पे ही होता है, आप सभी को पता है। यानी पिंडदान जो होता है गया में होता है, क्यों होता है, कहाँ से शुरू हुआ, सभी को हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले हम लोग नदी को देख लेते हैं, उसके बाद वो भी स्टोरी को मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा वीडियो में। चलिएगा, तो देखिए फल्गु नदी की बात आई है, तो फल्गु नदी कहाँ से निकलती है, तो ये भी छोटा नागपुर पठार जो झारखंड में पड़ता है वहीं से निकल करके आई है। ये भी नदी है फल्गु नदी। अब फल्गु नदी के बारे में ही बहुत सारे जो बुक से ये सब में दिया है, जो कि गंगा नदी में ला करके मिला दिया है। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, फल्गु नदी जो है गंगा नदी में नहीं मिला है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। गंगा नदी में फल्गु नदी नहीं मिला, ध्यान दीजिएगा। ये मोकामा का जो टाइल क्षेत्र है वहीं पे जा करके विलुप्त हो गई है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, समझिए। फल्गु नदी जिसको निरंजना नदी के नाम से जानते हैं, इसको भूतही के भी नाम से जानते हैं। क्यों ऐसा भूतही इसका नाम इसलिए पड़ा है, क्योंकि इसका जो धारा है वो बालू के नीचे चलता है, न कि बालू के ऊपर में कभी पानी आता है। ऐसा क्यों होता है इसी वीडियो में मैं बताऊंगा, उसका जो श्राप दिया गया है। चलिएगा, तो और नदी को देख लीजिए, और भी नदी है, चंदन नदी है और अजय नदी है। ये सब क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन ये सब बहता है, ये सब नदी, इस वजह से ऐसा जिक्र कर दिए हैं, समझिए। तो अब यहाँ तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे फल्गु नदी की बात आती है, तो फल्गु नदी को हम लोग निरंजना नदी के भी नाम से जानते हैं और भूतही नदी के भी नाम से जानते हैं, आप सभी को पता होगा। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ था वो फल्गु नदी या निरंजना नदी के तट पे ही हुआ था। जो उरुबेला खास स्थान जो देता है वो, यानी पहले जो बौद्ध गया था उसको उरुबेला के नाम से जाना जाता था, तो वहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। लेकिन इसका जो श्राप के कारण होता है, यानी सीता जी श्राप दे दिए थे, इसी वजह से जो इसका जो बालू के अंदर इसका धारा चलता है। अब बात यूं हुआ था, यानी ये स्टोरी आपको मिलेगा, या हो सकता है कि ये मैं किसी धर्म को आहत पहुंचाने के लिए नहीं, या किसी व्यक्ति वस्तु से मेल खा जाए तो अन्यथा न ले, मात्र एक संयोग होगा, समझिए। तो स्टोरी को आप लोग सुनिएगा, बहुत मजेदार स्टोरी है, समझिए। तो इसका बात है, यानी ये रामायण काल से चला आ रहा है, समझिए। जब सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी जब वनवास की ओर गए थे, तब उनके जो वनवास था उसी दरमियान में उनके पिता यानी राजा दशरथ का मृत्यु हो गया था। आप सभी को पता होगा, लॉकडाउन में सभी लोग रामायण देखे भी होंगे, समझिए। तो जब मृत्यु हुआ तब उन लोगों को पता चला, तब जो पंडित जो वहाँ के थे, यानी जो बोधगया में जो पंडित थे, वो लोग कहे कि अगर आप अपने पिताजी का जो पिंडदान होता है उनको अगर पिंडदान करते हैं तो उनको अच्छा लगेगा, और उनके पास ये जो वस्तु आप यहाँ दीजिएगा वो उनको वहाँ जा कर के मिलेगा। तो भगवान सोचे कि ठीक है, कोई बात नहीं है, जब इसी में अगर मेरे पिताजी को अगर खुशी होगी तो मैं बिल्कुल करूँगा, समझिए। तो
राम जी और लक्ष्मण जी चले गए जंगल की ओर, चले गए सामान लाने के लिए, पूजा पाठ की सामग्री लाने के लिए। लेकिन जो पंडित जी थे वो सीता जी को कहे कि जो टाइम है, जो मुहूर्त है, वो बीतता चला जा रहा है, इस वजह से आप पिंडदान इसको कर दीजिए उन लोगों को आने से पहले, समझे। तो सीता जी कहे कि ठीक है कर देते हैं। तो वहाँ पे पिंडदान कर दिए, पिंडदान कर दिए। जब राम जी और लक्ष्मण जी उधर से आए तब बोले कि पिंडदान हो गया। तो सीता जी बोले कि हाँ पिंडदान तो हो गया। तो राम जी प्रूफ कहें कि कुछ प्रूफ है, कैसे हम मान लें कि आप कर दिए हैं। तो सीता जी बोले कि चलिए पूछवा लीजिए, पंडित जी से पूछवा लीजिए। तो पंडित जी के पास गए तो पंडित जी बोले कि नहीं हुआ है, पिंडदान हमने नहीं किया है। तो इसलिए कहे थे क्योंकि वो सोचे कि जब सीता जी से तो दान दक्षिणा जो मिलना था जो मिल ही गया, तो पंडित जी सोचे कि और भी दान दक्षिणा मिल जाएगा, समझे। तो फिर सीता जी कहे कि चलिए मैं गौ माता से मैं पूछवा देता हूँ कि मैंने किया है यह काम, यानी जो पिंडदान करने का जो काम है मैंने कर दिया है। तो गौ माता के पास भी गए तो गौ माता भी मुड़ी हिला दिए कि, यानी वो भी सोचे कि हमको भी कुछ और खाने के लिए मिलेगा। गौ माता भी नहीं उसको गछे। उसके बाद बात आई जो केतकी का एक फूल होता है, तो केतकी का फूल का भी आप बात आई कि चलिए उनसे पूछवा देते हैं, तो वो भी नहीं गछे, कहें कि मेरी भी और मान सम्मान बढ़े, तो वो भी नहीं गछे। उसके बाद अंतिम एक और आए, फिर नदी से पूछा गया, जो फल्गु नदी है इनसे भी पूछा गया कि, तो ये भी कह दिए कि नहीं हुआ, यानी पिंडदान नहीं हुआ है, जबकि इन्हीं के तट पे जो हुआ था पिंडदान हुआ था, ये भी नहीं गए। लास्ट में जाकर के बट वृक्ष से पूछा गया, तो बट वृक्ष कहे कि हाँ वास्तव में पिंडदान हुआ है, वो गछ लिए। तो ये जो चार थे इन लोगों को श्राप दे दिए सीता जी। सबसे पहले पंडित को श्राप दिए, उनको कहे कि तुम्हारे पास संतोष नहीं रहेगा, जितना भी जो पैसा मिलेगा तुमको कम लगेगा, समझिए, जितना पैसा मिलेगा वो तुमको कम लगेगा। इस वजह से आज भी देखिएगा कि ज़्यादा डिमांड होता है, आप दीजिएगा फिर भी कम लगता है, समझे। उदाहरण किसी व्यक्ति वस्तु से माल खाया तो अन्यथा न ले, समझे। चलिएगा दूसरा आप देखते हैं कि गौ माता की बात आई, तो गौ माता को भी श्राप दे दिए कि आप जितना भी रहिए लेकिन आपको लोगों का जूठा खाना पड़ेगा। आपका पूजा होगा बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको लोगों का जूठा भी खाना पड़ेगा। 2 का श्राप मिला। तीसरा का श्राप मिला केतकी का फूल का। केतकी का फूल को श्राप दे दिए सीता जी कि तुम्हारा आज से पूजा पाठ में काम ही नहीं होगा, समझे। उसके बाद चौथा जो फल्गु नदी है, इनको श्राप दिया गया कि आप में कभी भी जल नहीं रहेगा, यानी जल ऊपर से कभी भी आपके बालू के ऊपर से धारा नहीं बहेगा, ये श्राप दे दिया गया था सीता जी के द्वारा। और बाकी जो बट वृक्ष था उनको आशीर्वाद दिया गया, उनको वरदान दिया गया कि आपका पूजा हमेशा, जितना भी जो सती सावित्री लोग होगी वो सभी आपके पूजा करेगी। इसी वजह से देखिएगा कि साल में बट वृक्ष का पूजा होता है, उसमें धागा लपेटने का जो कार्य होता है, आज भी जो स्त्री लोग होती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए उसमें उसका पूजा किया जाता है। हाल फिलहाल में पूजा हुआ, आप सभी को पता ही होगा, समझे। तो उसको पूजा किया जाता है। बाकी इन लोगों को श्राप दिया गया था। इसी वजह से श्राप की वजह से जो फल्गु नदी है इसमें जो वजह से जो फल्गु नदी है इसमें जो धारा नहीं बहती है, समझे। तो ये स्टोरी मैं उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। चलिएगा तो फिर से एक बार हम लोग इस नदी को, जितना भी जो नदी है इसको रिवीजन कर लेते हैं। मैं कुछ ही समय में 1-2 दिन के अंदर में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आपको अपलोड कर दूंगा ताकि रिवीजन आपको सभी क्वेश्चन का हो जाए, समझिए। तो ये उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके का और भी वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा, समझे। तो देखिए सभी नदी को फिर से एक बार हम लोग जल्दी में रिवीजन करते हैं फटाफट। चलिएगा तो सबसे पहले सरयू नदी की बात आती है। सरयू नदी नम्पा श्रेणी से निकलती है, हिमालयन क्षेत्र से, यानी अब यह बिहार में प्रवेश करती है तो इसको घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। यह कहाँ में, तो छपरा में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। दूसरी नदी हुई जो गंडक नदी है। गंडक नदी यानी निकलती है कहाँ से, तो मध्य हिमालय से और आकर के मिल जाती है पहलेजा घाट के पास में। उसके बाद आई बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और यह खगड़िया में आकर के मिल जाती है गंगा नदी में। उसके बाद आई कोसी नदी, जिसको जो कहाँ से निकलती है, सप्तकोशी से निकलती है, यानी नेपाल से निकलती है, ये भी हिमालयन नदी ही है। यह आकर के कहाँ में मिलता है, तो कुर्सेला एक कटिहार में जगह है, वहीं पे आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद आई दार्जिलिंग से कौन सी नदी, महानंदा नदी, जो कौन सी है, बिहार की सबसे पूर्व की नदी है। वो कौन सी नदी है, तो महानंदा नदी, ये भी आकर के कटिहार में मिल जाती है गंगा नदी में। उसके बाद दक्षिण
बिहार की नदी को हम लोग देखते हैं तो दक्षिण बिहार की नदी कर्मनाशा नदी है, जिसको दूषित नदी के नाम से जानते हैं। ये विंध्याचल की जो पहाड़ी है उत्तर प्रदेश में, वहां से निकलती है और यह चौसा यानी बक्सर के पास आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद आप देखिए कि सोन नदी है। सोन नदी कहां से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। ये आकर के दानापुर के पास में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद आई पुनपुन नदी। पुनपुन नदी है जो छोटा नागपुर की पठार से निकलती है और यह आकर के फतुहा में मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है? तो जमुना, दरधा जाकर के आगे मिल जाती है डुमरी के पास, समझिए। उसके बाद देखिए फल्गु नदी है जो कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, झारखंड से। मोकामा का जो टाई क्षेत्र है वहाँ पर जाकर के विलीन हो जाती है, यानी समाप्त हो जाती है, समझिए। इसका जो धारा है इसको भूतही के भी नाम से जानते हैं, निरंजना नदी के भी नाम से जानते हैं, समझिए। यह गया में पड़ता है, आप सभी को पता है, और इधर भी आकर के यानी मोकामा के टाई क्षेत्र में जाकर के विलुप्त होती है। तो ये सभी नदी। तो दोस्तों और भी कुछ फैक्ट को हम लोग देखते हैं, यानी कुछ ऐसी जो नदी है उस पर नहर का भी निर्माण किया गया है। तो कुछ नहर से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको भी हम लोग फैक्ट को देखते हैं। दोस्तों त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर और सारण और तेऊर नहर, ये सब जो कुछ नहरें हैं जो नदी पर स्थित है, यानी नदी पर जो बनाया गया है, तो किस नदी पर? तो गंडक नदी पे बनाया गया है। कौन कौन सा? तो त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर, सारण और तेऊर जो नहर है ये सब गंडक पर है। यानी राजपुर जो नहर है वो किस नदी पर है? तो कोसी नदी पर है, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और आप सभी चाहते हैं कि इस तरीके का और भी बिहार से रिलेटेड आगे भी मैं वीडियो लाता रहूं, तो आप कमेंट में जाकर के कमेंट में जरूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा और आगे भी आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। इस बात को आप जाकर के हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि और भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।